नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के नायब सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि 2 दिन में नई अफ़गान हुकूमत का ऐलान हो जाएगा और काबुल एयरपोर्ट भी एक्टिव हो जाएगा। वाज़ेह है कि क़तर से माहिरीन की टीम फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंच गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में शेर मोहम्मद सतानगज़ई ने कहा कि नई अफ़गान हुकूमत में गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान हुकूमत में रहने वाले अफराद शामिल नहीं होंगे। नई हुकूमत में ख़वातीन की काफ़ी तादाद होगी, अलबत्ता आला ओहदों पर उनकी तैनाती मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास सतानगज़ई ने कहा है कि नई अफ़गान हुकूमत जामे और अफ़गानिस्तान की तमाम अक़वाम की नुमाइंदा होगी। अफ़गान मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन और दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक़ात चाहते हैं। दुनिया को चाहिए कि वो सूरत हाल से फ़ायदा उठाएँ, नई अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हालिया अफरा तफरी अमरीकियों की बदइंतज़ामी की वजह से हुई और एयरपोर्ट की बहाली नौ के लिए $3 करोड़ की रकम दरकार होगी। वाज़ेह है कि अमेरिका ने 31 अगस्त की डेडलाइन से कबल 30 अगस्त की शब अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनख़ला मुकम्मल कर लिया था और जाते जाते काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और दीगर सामान को नाकारा कर दिया था ताकि तालिबान उन्हें इस्तेमाल ना कर सके। दरिया असना अब ये खबरें भी सामने आई हैं कि माहिरीन पर मुश्तमिल टीम क़तर से काबुल एयरपोर्ट पहुँच गई है, जो काबुल एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में सपोर्ट करेगी। फ्रांसीसी एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तालिबान की जानिब से काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के बाद तकनीकी टीम काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस बहाल करने के सिलसिले में बात करने आई है और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और ऑपरेशंस बहाली के हवाले से बातचीत की जा रही है। ज़राए के हवाले से खबर ये आई है कि फ़िलहाल तकनीकी मदद फराहम करने के हवाले से कोई माहिदा तय नहीं पाया है। क़तर से आने वाली टीम दीगर फ़रीक़ैन की दरख्वास्त पर इस हवाले से बातचीत करेगी। ज़राए ने बताया कि इस पेशरफ्त का असल मकसद काबुल एयरपोर्ट पर इंसानी बुनियादों पर फ़िज़ाई ऑपरेशन की बहाली है ताकि इनख़ला का ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सके और अफ़गान शहरियों को बैरून मुल्क जाने और आने की आज़ादी भी मिल सके। अफ़गानिस्तान के पंजशीर में तालिबान की गर्दन अलायंस से जंग चल रही है। माफ़ कीजिएगा, नॉर्दर्न अलायंस से जंग चल रही है। इस बीच खबर है कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने 13 तालिबानियों को मार गिराया है, साथ ही तालिबान की एक टैंक को भी तबाह कर दिया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान से जंग लड़ रही रेसिस्टेंस फोर्सेस भले ही पंजशीर में हो, लेकिन वो सभी अफ़गानियों के हक़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पंजशीर में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे फोर्सेस ने कहा कि ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि तालिबान से बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बता दें कि पूरे अफ़गानिस्तान में पंजशीर ही ऐसा इलाका है जहां तालिबान कब्ज़ा नहीं कर पाया है। यहां पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सालेह तालिबान के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के पंजशीर पर भले ही तालिबान का कब्ज़ा नहीं हो, लेकिन उसने अपनी तरफ से पंजशीर का नया गवर्नर अपॉइंट कर दिया है। अफ़गानी मीडिया ITV न्यूज़ AF ने यह जानकारी दी है। वहीं तालिबान की तरफ से पंजशीर के लड़ाकों यानी नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत कर रहे तालिबान के इन्विटेशन एंड गाइडेंस कमीशन के सरबराह आमिर खान मुताकी ने कहा कि पंजशीर को लेकर बातचीत नाकाम हो चुकी है। साथ ही कहा कि जो सरेंडर करना चाहें वो सरेंडर कर सकते हैं और जो लड़ना चाहते हैं उन्हें जवाब दिया जाएगा। हम पंजशीर पर हमला कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुतनब्बा किया है कि अमरीकी फ़ोर्सेस के अफ़गानिस्तान से इनख़ला और तालिबान के कंट्रोल के बाद इस जंग ज़दा मुल्क में इंसानी आफत का शदीद ख़तरा लाहक है। उन्होंने आलमी बरादरी से अफ़गान अवाम को हंगामी इमदाद फराहम करने की अपील की। गुतेरेस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मुल्क को दरपेश संगीन इंसानी और इक़्तिसादी बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बुनियादी खिदमात की मुकम्मल मुनहदम हो जाने का ख़तरा लाहक है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से माली इमदाद की अपील करते हुए कहा कि अफ़गान बच्चों, ख़वातीन और मर्दों को आज बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से ताउन और हिमायत की जितनी ज़रूरत है उतनी कभी नहीं थी।
गुतेरेस ने मजीद कहा कि मैं तमाम रुकन ममालिक से अपील करता हूँ कि मुसीबत की इस घड़ी में अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंद आवाम की हर मुमकिन मदद करें। मैं उनसे बर वक्त मुनासिब और जामे माली इमदाद फराहम करने की भी अपील करता हूँ। अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान से अपनी अफवाज के इनखला की तकमील के बाद अमरीकी शहरियों और अफगान इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए ज़मीनी रास्तों की तलाश में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाकी अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकालने से पहले फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर विक्टोरिया नोलैंड ने 4 शुम्बे को ये इत्तला दी। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकियों के इनखला का अमल शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्तों की हिफाजत यकीनी बनानी है। हम इस सिमत में काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला के बाद अमरीकी महकमे ख़ारजा और वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि 100 से 200 अमरीकी शहरी अब भी इस एशियाई मुल्क में बाकी रह गए हैं। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलैंड ने कहा है कि बाइडन इंतज़ामिया अमरीकी शहरियों और अफगान इत्तेहादियों की मदद के लिए जारी सिफारती उमूर में मसरूफ़ है, जो तालिबान के कब्ज़े के बाद अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि हम तमाम मुमकिन अख्तियारात को देख रहे हैं। फ़िज़ाई रास्ता या ज़मीनी रास्ता तलाश किया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंदों को महफूज निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेटरी मेकानिज़म के फुकदान में वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए फ़ेक न्यूज़ की इशाअत और नशरियात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए जुमेरात को माना कि तबलीगी जमात मामले में मीडिया के एक तबके ने ख़बरों को फ़िरका वाराना रंग दिया था, जिससे मुल्क की शबिया ख़राब होती है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि बग़ैर किसी जवाबदेही के वेब पोर्टल पर मवाद पेश किया जा रहा है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नशर कर रहे हैं। इस मुल्क में हर चीज़ को फ़िरका वाराना ज़ाविये से दिखाया जाता है। बेंच निज़ामुद्दीन मरकज़ के तबलीगी जमात वाक़े के दौरान फ़र्ज़ी और बदनीयती पर मबनी ख़बरों के ख़िलाफ़ उलमाए हिंद और पीस पार्टी की अर्ज़ी पर समाअत कर रही थी। बेंच ने कहा कि ये वेब पोर्टल इदारों के ख़िलाफ़ बहुत बुरा लिखते हैं। आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, जजों को भी ये नहीं बख्शते। जस्टिस रमना ने कहा कि ऐसे नाम निहाद मीडिया इदारे VIPs की आवाज़ सुनते हैं। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि इससे निपटने का क्या तरीक़ेकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक रेगुलेटर है, लेकिन वेब पोर्टल के लिए कुछ नहीं है और हुकूमत को इसका हल तलाश करना होगा। हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जिन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मीडिया के तकरीबन हिस्सों पर पाबंदी लगाने के लिए कानून मौजूद है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने इश्तियाल अंगेज़ TV प्रोग्रामों पर रोक ना लगाने के ताल्लुक से मरकज़ की जमकर सरजनिश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 शुम्बे के रोज़ सेक्युलर मुल्क की तरफ से मजहबी इदारों को माली इमदाद के ताल्लुक से सवाल किया। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या एक सेक्युलर रियासत मदरसों को फंडिंग कर सकता है। इसके साथ ही ये भी सवाल किया कि क्या आइन की दफ़ा 28 के तहत मदरसे मजहबी तालीम और इबादत के तरीक़ों की तालीम दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जानना चाहा कि क्या आइन के तहत मदरसे मजहबी तालीम और इबादत करने का दर्ज दे सकते हैं। ये सवाल भी पूछा कि क्या मदारिस आर्टिकल 25 से 30 तक दिए गए बुनियादी हुकूक़ के तहत तमाम मज़ाहिब के अक़ीदे की हिफाजत कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ख़वातीन को मदरसों में दाखिला मिलता है, अगर नहीं तो क्या ये इम्तियाज़ी सलूक नहीं है। हाई कोर्ट ने रियासत से ये जो सवाल पूछे वो इस तरह हैं कि क्या मदारिस आर्टिकल 28 के तहत मजहबी तालीम दे सकते हैं, क्या मदारिस में ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी है। इस तरह के सवालात हाई कोर्ट ने किए हैं। और अदालत ने पूछा कि क्या हुकूमत दीगर मजहबी अक़लियतों के मजहबी तालीमी इदारों को फंडिंग दे रही है। जस्टिस अजय भानोट ने सवाल इंतज़ामी कमेटी मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैज़ुल उलूम की अर्ज़ी पर पूछे हैं। यह मदरसा बोर्ड की तरफ से तस्लीम शुदा है और इसे रियासती हुकूमत की मदद हासिल है। हाई कोर्ट ने उन तमाम सवालात के जवाबात के लिए रियासती हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया। अब इस मामले की अगली समाअत 6 अक्टूबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज़ कहा कि पुलिस एक ही वाक़े के लिए 5 FIR दर्ज नहीं कर सकती। कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान एक प्रेमिसेस में लूटपाट और आगजनी के मामले की सुनवाई करते हुए ये रिमार्क्स किए। साथ ही अदालत ने इस केस में दर्ज 4 FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि एक जुर्म के लिए दूसरी कोई प्रियॉरिटी नहीं हो सकती और दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती और ना ही इसके लिए नए सिरे से जांच हो सकती है।
शिरोमणि अकाली दल बादल के सरबराह सुखबीर बादल की मोगा रैली में उस वक्त हंगामा हो गया जब किसानों की पुलिस के साथ हुई बहस खूनी झड़प में बदल गई। किसान रैली में जाने की जिद पर अड़े थे और पुलिस उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक रही थी। इसी धक्का मुक्की में माहौल गर्म हो गया और किसानों से पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने किसानों ने शुरू कर दिए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस के जवान भी मुजाहिरीन पर वाटर कैनन, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते दिखे। इस वाक़े में 6 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। तस्वीरों में ये पूरा हंगामा देखा जा सकता है। पुलिस ने जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो किसानों ने पुलिस पर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच दर्जन भर गाड़ियां टूटने के साथ ही आधा दर्जन किसान और पुलिस मुलाजिम जख्मी हो गए। सुखबीर की मोगा रैली में जमकर चले ईंट इस पूरे तशद्दुद के वाक़े को देखकर सभी सियासी पार्टियों ने इन वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है। नहीं होना चाहिए भैन सही है नप्पी अबे ना सेट 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 ठीक है यार ओ सेट ले एक आया भैन च मुद्दी मार देनी बस बाबे बहुत डांग रोड़े बहुत चलिया एक तो टूट ने इतनी तसली ना डांग तो कितना सिरा करा था नहीं बहुत वधिया वा नहीं होना चाहिए भैन सही है नप्पी अबे ना सेट 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 हरियाणा के करनाल में किसानों के सर फोड़ने का हुक्म देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया। आयुष के इस तरह के जाबिराना हुक्म जारी करने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और किसान तंजीमों समेत कई सियासी जमातों ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। किसान मुजाहिरीन के खिलाफ जारी किए गए एसडीएम आयुष सिन्हा की ज़बान पर हरियाणा हुकूमत ने भी एतराज़ जाहिर किया था और मामले की तहकीकात हरियाणा के दाखिला सेक्रेटरी के सुपुर्द कर दी गई थी। दाखिला सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर करनाल से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद चारशंबे के रोज़ आयुष सिन्हा का तबादला एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर कर दिया गया। आयुष सिन्हा 2018 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अगरचे के लाठीचार्ज का हुक्म देने के लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन किसान तंजीमें उनको बर्खास्त किए जाने के मुतालबे पर डटी हुई हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते करनाल में लाठीचार्ज के बाद किसान कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक को मज़ीद तेज़ करने की वार्निंग दी है। लाठीचार्ज के बाद किसान रहनुमा दर्शन पाल ने नवा हरियाणा में मुनक्किदा किसान महापंचायत में काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया था। एसडीएम के मुतनाज़ा हुक्म पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि किसानों पर लाठीचार्ज का हुक्म देना एक इंतज़ामी फ़ैसला था, तहम अफसर का हुक्म दुरुस्त नहीं था और उन्होंने गलत अल्फाज का इंतखाब किया। मीडिया से खिताब करते हुए सीएम खट्टर ने कहा था कि अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं था, तहम अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्ती ज़रूरी है। आइए एक बार फिर सुनते हैं कि इस अफसर ने कहा क्या था। यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ पे सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपके? ये नाका किसी भी हालत में हम ब्रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में जो समय कोई इशू नहीं है। मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और निर्मित अलर्ट लेके बैठे मिलना यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा।
कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी 6 घंटे, ठीक है? क्लियर है? सर ठीक है, कर लो। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है? क्लियर है ना आपको? सर ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं सख्ती से आदेश। आसाम हुकूमत ने रियासत में वाक़ राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम तब्दील करने का फैसला लिया है, जिसके बाद इस पार्क को ओरांग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने ये फैसला चाय कबीला समेत दीगर कबायलियों के मुतालबे पर किया। आसाम हुकूमत के तर्जुमान और आबी वसाइल के वजीर पीयूष हजारिका ने इस फैसले की इतला दी। 79.28 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैले इस पार्क को 1985 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और 1999 में नेशनल पार्क का दर्जा फराहम किया गया था। बरहम ब्रह्मपुत्र नदी के शुमाली साहिल पर वाक़ इस पार्क को रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन राइनो, पिग्मी हॉग और जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। ख्याल रहे कि मरकज़ की मोदी हुकूमत और यूपी की योगी आदित्यनाथ की हुकूमत समेत बीजेपी की हुकूमतों पर अक्सर ये इल्ज़ाम आयद होता है कि वो तारीखी शख्सियात के नाम शहरों, इमारतों और दीगर मकामात से हटाती है, लेकिन अपनी तरफ से कोई नई चीज़ तामीर नहीं करती। हाल ही में मोदी हुकूमत ने खेलों के सबसे बड़े एजाज़ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी तब्दील कर दिया था। अब इस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। इस पर भी वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा गया था कि अगर हुकूमत को मेजर ध्यानचंद का एहतराम करना था तो इसे कोई नया अवार्ड मुतारिफ़ कराना चाहिए था, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी हुकूमत अवार्ड के नाम से तो राजीव गांधी का नाम हटा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से इस नाम को किस तरह मिटा पाएगी। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर यानी पीके करीब 2 महीने पहले दिल्ली में कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले थे। इसके बाद ही ये करीब तय हो गया था कि पीके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उन्हें पार्टी में दर्जा भी ख़ास मिलेगा। राहुल और प्रियंका को वो दोनों इस पर राज़ी हैं, लेकिन कुछ सीनियर्स को इस पर एतराज़ है। अब फाइनल फैसला, आखिरी फैसला सोनिया गांधी करेंगी। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर सवाल उठा चुके G23 ग्रुप नहीं चाहता कि प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री हो और उन्हें कोई ख़ास दर्जा दिया जाए। इस मामले पर इन कायदीन ने कपिल सिब्बल के घर पर एक मीटिंग भी की थी। पीके पर इनको लेकर जो तकरार है उसकी 4 वजूहात हैं। आइंदा इंतखाबात प्रशांत किशोर की सरबराही में एक अलग कमेटी बनेगी या फिर वो कांग्रेस के मौजूदा सिस्टम के तहत काम करेंगे, या फिर कुछ लीडर्स का कहना है कि पीके की वाइल्ड कार्ड एंट्री से पार्टी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। एतराज़ जाहिर करने वालों का कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका को लीडर्स और वर्कर्स को सुनना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए, जो कि पार्टी में बंद हो चुका है। एक कायद ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास जादू की छड़ी नहीं है, इसके अलावा उन्हें पार्टी का कल्चर और उसकी सोच को अपनाने में भी काफ़ी मुश्किल आएगी। राहुल और प्रियंका गांधी को पीके पर इसलिए एतराज़ नहीं है क्योंकि दोनों के साथ पीके ने 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में साथ काम किया था। हालांकि तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ थी, लेकिन नतीजे इस अलायंस के हक में नहीं गए थे। बंगाल और तमिलनाडु में तृणमूल और डीएमके के लिए स्ट्रैटेजी बनाने वाले पीके ने काफ़ी कामयाबी हासिल की थी और काफ़ी मुतासिरकुन मुजाहरा किया था, और कुछ कांग्रेस लीडर्स का मानना है कि पीके को शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन चुनावी हारों के सिलसिले में कांग्रेस आला कमान को परेशान, इसने इन नतीजों ने परेशान कर रखा है। पार्टी को नई सूरत और सोच की ज़रूरत है। इसके अलावा अहमद पटेल की मौत के बाद सोनिया गांधी को एक सलाहकार की ज़रूरत है और ये तलाश उन्हें पीके तक ले आई है। जुलाई में जब प्रशांत किशोर सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी से मिले थे तब भी उनके रोल को लेकर लंबी बहस हुई थी। पीके ने ऐसे कई प्लान शेयर किए जिन्हें पार्टी में अपनाए जाने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी के लिए बड़ा गेम प्लान बनाया है। इसकी बहस जुलाई में हुई मीटिंग के दौरान प्रशांत किशोर के साथ भी हुई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के रसोई गैस की कीमतों में इजाफे पर सख्त हमला करने के एक दिन बाद पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि गन्ना किसानों का पैसा 3 साल से बढ़ा नहीं है, लेकिन एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में हर माह इजाफा हो रहा है। प्रियंका गांधी ने हुकूमत को किसान, मजदूर और गरीब मुखालिफ करार दिया और कहा कि गन्ने की कीमतों में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत
पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा करके आम लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल रही है, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं दे रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी हुकूमत हर माह रसोई गैस की कीमत बढ़ा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो 3-4 महीने में 60 से 70 बार बढ़ जाती हैं। किसानों के गन्ने का रेट 3 साल से नहीं बढ़ा। महंगे दिन गन्ने की कीमत बढ़ाओ। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6,72,384 नए केसेस दर्ज हुए। इसी दौरान 10,616 अफराद की मौत भी हुई। इस इजाफे के साथ दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 21,94,67,229 हो गई है, जबकि अमवात की तादाद 45,48,893 हो गई है। अब तक 19,62,91,045 अफराद ने कोरोना को मात दी है, लेकिन दुनिया भर में अब भी 1,86,27,291 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़त नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में 45,975 नए मरीज मिले, 35,091 ठीक हुए और 507 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस में 10,365 का इजाफा दर्ज किया गया। बीते 8 दिन में 7 बार 40,000 से ज़्यादा नए केसेस आए, जबकि 9 दिन में इलाज करा रहे मरीज यानी एक्टिव केसेस करीब 70,000 बढ़े हैं। 23 अगस्त को 3,13,000 एक्टिव केसेस थे, जो अब 3,82,000 हो चुके हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट C12 के सामने आने के बाद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए RT-PCR टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। BMC ने एक सर्कुलर जारी करके कहा कि 3 सितंबर से UK, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए RT-PCR टेस्ट कंपलसरी होगा। नया कोविड वेरिएंट C12 पहली बार साउथ अफ्रीका में मिला था। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इसका कोई केस अभी तक नहीं मिला है। इन गाइडलाइंस के, इन नए क़वानीन के लागू होने के बाद पुराने जो गाइडलाइंस है वो रद्द हो जाएंगी, जिसमें वैक्सीन की दोनों डोज और 65 साल से ज़ायद उम्र के सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट शामिल है। नए सर्कुलर के मुताबिक हवाई सफ़र करने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए क्वारंटाइन होने वाला कानून ख़त्म कर दिया गया है। मुसाफिरीन के RT-PCR के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अब मुंबई एयरपोर्ट पर 1 घंटे में कम से कम 3 मुसाफिरों की कोरोना जांच कर ली जाएगी। इन मुल्कों को छोड़कर दीगर मुल्कों से आने वाले मुसाफिरीन को आने पर यहाँ से कहीं और जाने वाले मुसाफिरीन को 72 घंटे के अंदर का RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर आ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सैकड़ों बच्चे पुरअसरार बुखार की जद में हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि सांसें थमने लगती हैं। फिरोजाबाद में इस पुरअसरार बुखार से अब तक 50 से ज़ायद बच्चों की मौत हो चुकी है। मथुरा में तो हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 15 दिनों में मथुरा में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और आज सुबह भी दो बच्चे मौत की नींद सो गए। एक न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मथुरा में अभी तक 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद लोगों में खौफ का माहौल है। लोग इसे वबा की शक्ल में देख रहे हैं और कई लोगों ने अपने घरों में ताला लगाकर दूसरे मकामात पर मुकीम रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ले ली है। हालांकि ज़िले इंतज़ामिया और महकमे सेहत के अफसरान गाँव के पानी के साथ लोगों की भी जाँच कर रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक गाँव में डेंगू और मलेरिया के साथ कुछ दीगर बीमारियों की अलामत मिली है, लेकिन अमवात की बढ़ती तादाद ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। गांव में दिल्ली और लखनऊ की टीमें भी कैंप करके पता लगा रही हैं कि आखिर गांव में फैली वबा की वजह क्या है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फिरोज़ाबाद के हालात का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया था और इस मौके पर कोमल नामी बच्ची से मुलाकात कर डॉक्टरों को हिदायत दी थी कि उसका सही इलाज किया जाए। आज उस बच्ची की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि इसे अलीगढ़ ले जाया जा रहा था, जब रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। फिरोज़ाबाद में हालात कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है, लेकिन अब ये बीमारी आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज वगैरह में भी बढ़ती जा रही है।
एक अमेरिकी स्टडी में दावा किया गया है कि एयर पोल्यूशन से करीब 40% हिंदुस्तानियों की उम्र 9 साल तक कम हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली समेत मिडिल, नॉर्थ और साउथ इंडिया में रहने वाले 48 करोड़ से ज़ायद लोग हाई लेवल का पोल्यूशन झेल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में वक्त के साथ साथ एयर पोल्यूशन बढ़ता गया। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हवा की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ख़राब एयर क्वालिटी की वजह से यहाँ के लोगों की उम्र 2.5 से 3 साल कम हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में हिंदुस्तान का औसत पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो 70.3 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के गाइडलाइन से 7 गुना ज़्यादा है। IQ एयर नाम की स्विट्ज़रलैंड की एक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक 2020 में नई दिल्ली ने दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दारुल हुकूमत होने का दर्जा लगातार तीसरी बार हासिल किया था। IQ एयर हवा में PM 2.5 नाम के पार्टिकल्स की मौजूदगी की बुनियाद पर वह सर्टिफिकेशन करता है। ये पार्टिकल्स फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के लिए AQLI के आंकड़ों से पता चला है कि अगर WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक पोल्यूशन कम किया जाता है तो औसतन शख्स 5.5 साल ज़ायद ज़िंदा रहेगा। इन मुल्कों की आबादी दुनिया की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है और ये लगातार दुनिया के टॉप 5 सबसे पोल्यूटेड मुल्कों में शामिल किए जाते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक सरबराह सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। चारशंबे की रोज़ रात 10:30 बजे उन्होंने श्रीनगर में वाक़ अपने घर में आखिरी सांस ली। वाज़ेह है कि उन्हें सीने में जकड़न की शिकायत हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और उसी तकलीफ़ के बाद उनका इंतकाल हो गया। सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल की खबर के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के ज़रिए गम का इज़हार किया। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से मैं गमज़दा हूँ ये लिखा। साथ ही लिखा कि हम में ज़्यादातर बातों पर इत्तेफाक नहीं था, लेकिन जिस यकीन और मजबूती के साथ वो खड़े रहे वो मैं उसका एहतराम करती हूँ। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वाज़ेह है कि अली शाह गिलानी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और वो अपने हैदरपुर के घर में नज़रबंद थे। गुज़िश्ता साल उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सदारत से इस्तीफ़े का ऐलान किया था। 29 सितंबर 1929 को उनकी पैदाइश हुई थी। शुरुआत में वो जमात इस्लामी कश्मीर के रुकन थे, लेकिन बाद में उन्होंने तहरीक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क़याम किया था। वो जम्मू कश्मीर असम्बली के साबिक रुकन भी थे। टेलीविज़न के मशहूर अदाकार और बिग बॉस 13 के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला का इंतकाल हो गया। वो महज 40 बरस के थे। डॉक्टरों ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना करार दी है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से फिल्मी दुनिया में गम की लहर दौड़ गई है और मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया पर उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात सोने से पहले दवा ली थी, लेकिन दवाई कौन सी ली थी इस बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई। सिद्धार्थ दवा लेने के बाद सुबह नहीं उठ सके। राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट और सहाफ़ी चंदन मित्रा का जुमेरात की सुबह इंतकाल हो गया। वो 65 बरस के थे। उनके बेटे कुशाल मित्रा ने इस बात की तस्दीक की। चंद्र मित्रा पायनीर के एडिटर भी रह चुके थे। चंद्र मित्रा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन साल 2018 में पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। चंद्र मित्रा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क के कई बड़े कायदीन ने रंज का इजहार किया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 17,245 का नया रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स 514 पॉइंट चढ़कर 57,852 पर और निफ्टी 158 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,234 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स 57,423 पर और निफ्टी 17,095 पर खुला था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।